आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग के विषय में पढ़ेंगे। बेटे, पावर शेयरिंग मीन्स जिसका बिल्कुल जनरल मीनिंग पावर की शेयरिंग करना। किस प्रकार की शेयरिंग की बात कर रहा है? पावर मीन्स सत्ता, गवर्नमेंट से है यहाँ पर तात्पर्य। गवर्नमेंट के अंदर उस देश के सभी वर्ग और सभी समुदायों का जो प्रतिनिधित्व होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी को हम पावर शेयरिंग कहते हैं। और किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए या किसी भी देश के लिए, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट न भी कहें तो किसी भी देश के लिए, उस देश के कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए ऑल क्लासेज एंड ऑल कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन पावर के अंदर ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर हमको बेल्जियम एंड श्रीलंका, बेल्जियम और श्रीलंका दो देश हैं जिसके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट था। बेल्जियम के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे, बेल्जियम के अंदर लैंग्वेजेस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट था, तो श्रीलंका के अंदर जो है एक कास्टिज़म और कम्युनिटी की फीलिंग थी। बेल्जियम में जहाँ पर डच और फ्रेंच लैंग्वेजेस को बोलने, सुनने और समझने वालों के बीच एक टकराहट थी। वहीं पर श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका का जो कम्युनिटी थी वो तमिल और सिंघली, ऐसे दो कम्युनिटी में वो बटे हुए थे। तमिलों की भाषा तमिल और सिंघली की भाषा सिंघली थी। तमिल जहाँ बौद्ध धर्म को मानते थे, वहीं पर सिंघली जो है ज़्यादातर हिंदू और कुछ मुसलमान भी थे उसमें। इन दोनों देशों ने किस तरह से अपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया या नहीं किया, उसी की कहानी इस बेल्जियम और श्रीलंका के प्रॉब्लम के साथ जो है समझाने की यहाँ पर कोशिश किया गया है। जिसको सबसे पहले श्रीलंका की बात कर रहा है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन डिपेंडेंट कंट्री इन 1948। द लीडर ऑफ Singhali community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish सिंघली सुपरमेसी। मतलब श्रीलंका के अंदर जो है, जब वो एक नेशन के रूप में 1948 में बना, तो जो वहाँ पर मेजॉरिटी में थी, सिंघली कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में थी, उसने अपने मेजॉरिटी के कारण शासन पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश किया
और इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार में सिंघली कम्युनिटी की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। क्या कदम उठाए? तो 1956 an act was passed to recognize Singhali as the only official language। ऑफिस के लैंग्वेज मैंने सरकारी लैंग्वेज बना दिया सिंघली लैंग्वेज को। 10 disregarding Tamil, the government followed preferential policies that favored Singhali application for university position and government job। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों मैंने हर जगह वो ऑफिस से लेकर मैंने सरकारी भाषा से लेकर के विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों सब जगह सिंघली कम्युनिटी को प्रायोरिटी देने लगे। और नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिगेशन एमंग द श्रीलंका तमिल। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर political parties led by the Buddhist Singhali leaders was sensitive to their language and culture। They felt that the constitution and government policies denied them equal political right, discriminated against them in getting job and other opportunities, and ignored their interest। As a result, the relation between the Singhali and Tamil community strained over time। इस तरह से एक एक करके सभी फैसलों में सिंघली कम्युनिटी का प्रभुत्व दिखाई देने लगा, जिस कारण श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनके अंदर जो है रोष बढ़ने लगा। सिंघलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें लगा कि संविधान, तमिलों को लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें सम्मान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियां और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंघली कम्युनिटी के संबंध बिगड़ते चले गए। और द श्रीलंका तमिल लॉन्चेड पार्टी एंड स्ट्रगल फॉर द रिकग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ opportunity in securing education and jobs, but their demand for more autonomy to provinces populated by the Tamil was repeatedly denied by 1980. Several political or
gain station were formed, demanding an independent Tamil Eelam in northern and eastern part of श्रीलंका। इस तरह से श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में इक्वल अवसर की मांग को लेकर स्ट्रगल शुरू किया, लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। द डिस्टर्स बिटवीन द टू कम्युनिटी टर्नेड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। It soon turned into a civil war. As a result, thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to have the country as refugees, and many more lose their livelihood. You have read. मतलब जब सिंघली इफेक्ट की सिंघली प्रभुत्व के गवर्नमेंट ने जब तमिलों के इन सारी मांगों को नहीं माना और तमिलों के साथ जो डाइवर्सिटी हो रही थी, भेदभाव हो रहा था, उसको ख़त्म करने का प्रयास नहीं किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? रिज़ल्ट ये हुआ कि सिविल वार हो गया श्रीलंका के अंदर। और उस सिविल वार में, गृह युद्ध में दोनों पक्षों से हज़ारों लोग मारे गए और बहुत दिनों तक एक युद्ध हुआ। जाफना वहाँ एक द्वीप है जो तमिल प्रभावी द्वीप है, जिसे जाफना को श्रीलंका से अलग करने की डिमांड कर रहे थे। उसकी कहानी लंबी है, वो कभी बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो श्रीलंका ने अपने कॉन्फ्लिक्ट को जो है सॉल्व नहीं कर पाया। अगर वो साझेदारी पावर में दे देता तमिलों की, उनकी बातों को स्वीकार करता, तो शायद कॉन्फ्लिक्ट जो है समाप्त हो सकता था। वहीं बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम की कहानी से इसको समझिए। एकोमोडेशन इन बेल्जियम माने बेल्जियम की समझदारी। द बेल्जियम लीडर्स टुक ए डिफरेंट पथ। द रिकग्नाइज द एक्सटेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज between 1970 and 1993. They amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. The arrangement they worked out is different from any other country and is a very innovative. Here are some of the elements of the Belgium model. बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से एक अलग रास्ता बनाया। उन्होंने अपने रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी को स्वीकार करते हुए 1970 और 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल की कुछ बातें जो थी वो निम्नलिखित है। यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट बेल्जियम की जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द support of majority of members from each
लिंग्विस्टिक ग्रुप, thus no single community can make decision unilaterally। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का स्पष्ट प्राविधान किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच लैंग्वेज के मंत्रियों की संख्या इक्वल रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों लैंग्वेज कम्युनिटी के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। दूसरा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो रखा मोटा मोटा, मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। माने सेंट्रल गवर्नमेंट की अनेक शक्तियाँ देश के दो इलाकों के रीजनल गवर्नमेंट को सुपुर्द कर दी गई, यानी जो रीजनल गवर्नमेंट थी वो केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। तीसरा, ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल expected equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has expected equal representation in the central government। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम का एक शहर था, ब्रुसेल्स में एक डिफरेंट गवर्नमेंट फॉर्म की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा ब्रुसेल्स की एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई और उसमें दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने रखा, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग cultural, educational and language related issues। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा यहाँ एक तीसरे लेवल की सरकार भी काम करती है, यानी जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हों। मतलब आप कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले हों, सभी लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिल करके जो एक तीसरे लेवल की गवर्नमेंट का चयन करते हैं, उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से वहाँ जाना गया। इस प्रकार से बेल्जियम ने अपने लैंग्वेजेस कॉन्फ्लिक्ट को बिना किसी लड़ाई झगड़े के दूर करने की कोशिश किया और उसमें उसने अपने को सफलता प्राप्त की। आगे हम लोग सेकेंड टर्म में जो है वीडियो में वाई पावर शेयरिंग इज डिस्ट्रेबल, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।